चलो ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम 2 होमवर्क दिए थे, कोई आंसर उसका बताना चाहेगा? यहाँ पे एक एक करके बताते जाओ। sp3d से स्टार्ट कर लो कि कौन सा d ऑर्बिटल यूज होता है, तो जल्दी से कर लेंगे, ठीक है? जो भी इसका आंसर हो जाओ। The dz square. dz स्क्वायर d dsp2 में कोई भी कहना चाहता है? Square dy square. x स्क्वायर y स्क्वायर d2 So dx square y square and dz square both. सही। d3 So dx y square, dz square and dxy. सही। देखो ये करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसको याद रखना भी बहुत ज़्यादा आसान है बाकियों के लिए, ठीक है? जैसे मान लो कि हम लोग का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है dsp2, ठीक है? तो dsp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें क्या होगा, इसका शेप क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का शेप कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, ठीक है? तो जो भी d के ऑर्बिटल्स होंगे वो xy प्लेन वाले यूज हो रहे होंगे, ठीक है? तभी तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो प्लेनर कंपाउंड बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ऑर्बिटल लगेगा, ठीक है? इसमें देन sp3d में अब अगर हम लोग देखें तो इसमें भी इसका शेप कैसा होता है? TBP ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है? ऐसा, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो है ये तो sp2 का ऑर्बिटल है, ठीक है? और ये तुम्हारा dz स्क्वायर का ऑर्बिटल है, मतलब ये बेसिकली s और 3p के ऑर्बिटल्स हैं, जो कि अगर कोई जानता हो, हालांकि ये जानना जरूरी नहीं है, तो ये sp2 प्लस p प्लस d में ब्रेक होता है, ठीक है? अगर किसी को नहीं पता इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे कोर्स का पार्ट भी नहीं है, बस एक फैक्ट था जो कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में लिखा मिल जाता है, ठीक है? तो इसीलिए जो हमारे बेस पे आता है वो sp2 टाइप का एक ऑर्बिटल देखने को मिलता है, और ऊपर जो रहता है ये pd ऑर्बिटल होता है बेसिकली। तो हम लोग सोच सकते हैं ये d ऑर्बिटल है हमारा, ठीक है? तो अगर इस डायरेक्शन में d ऑर्बिटल है तो ये कौन सा एक्सिस है? ये बेसिकली z एक्सिस है, ठीक है? तो z एक्सिस के अलोंग dz स्क्वायर का ऑर्बिटल है, ठीक है? ये तुम्हारा x, ये y और ये z, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारा sp2 वाला ऑर्बिटल और ये pd ऑर्बिटल, ठीक है? तो ये dz स्क्वायर वाला, ठीक है? अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग और का देखना चाहें तो अब एक और ले लेते हैं sp3d2। तो sp3d2 में क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनता है, ठीक है? ये शेप होता है ऑक्टाहेड्रल का, बेसिकली स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है? तो एक तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ये dz स्क्वायर होगा ही होगा, ठीक है? और एक इस प्लेन में, ठीक है? तो मतलब कि यहाँ पे d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का यूज होगा, ठीक है? अब जो एक और हाइब्रिडाइजेशन, जो लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d3, ठीक है? sp3d3 में इसका शेप क्या होता है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है? तो dz स्क्वायर इसमें भी साफ साफ दिख रहा है हम लोग को, ये वाला, ठीक है? एक एक्स वाई प्लेन में तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो होगा ही होगा, ठीक है? अब एक जो ऑर्बिटल है इसे देखना बहुत ज्यादा मुश्किल आता है, ठीक है? तो इसलिए इसको याद रखने का कोशिश करो, ठीक है? sp3d3 में जो तीसरा ऑर्बिटल है वो d xy होता है, ठीक है? ये
और अगर एक्चुअली हम लोग प्लेन को घुमा भी देंगे तो फिर वो चेंज भी हो जाता है, वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड में एक्स वाई ही रखो उसको, ठीक है, और इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल है। इन शॉर्ट कि अगर हमारे पास एक डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो डी जेड स्क्वायर ही यूज हो रहा होगा, ठीक है। अगर दो यूज हो रहा है तो डी जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और तीन अगर यूज हो रहा है तो इसके साथ साथ एक एक्स वाई का भी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है इस पे, ठीक है, और इस पे सवाल आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि sp3d दो हाइब्रिडाइजेशन, दो शेप्स बनाता है, एक शेप होता है टीबीपी और एक होमवर्क था। कोई इसका आंसर बताना चाहेगा या किसी को मिला हो तो, या कोई गेस अगर ना भी मिला हो तो? ठीक है, हम ये बता देते हैं, ये होता है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। शेप इसका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। बस स्क्वायर बाय पिरामिडल का जो नीचे वाला डंडा होता है उसको हटा देते हैं, ये होता है स्क्वायर पिरामिडल। ये बहुत सारे कंपाउंड में देखने को नहीं मिलता, एक ही कंपाउंड में से देखने को मिलता है, ठीक है। और वो एक कंपाउंड जब हम लोग ये पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन तब देखा जाएगा उसको, ठीक है। अब इसमें बात ये आता है कि इसमें यूज कौन सा हो रहा है ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें जेड स्क्वायर नहीं यूज हो रहा है, ठीक है, वरना यहाँ का नीचे का डंडा कैसे गायब हो सकता था, ठीक है। यहाँ यूज हो रहा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लेन वाले डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसा कि हम तुम लोग को बताए थे कि ये sp2 प्लस p प्लस d में ब्रेक होता है, तो ऊपर के साइड इसका एक p ऑर्बिटल का एक लोब आता है और नीचे उसका एंटी नोड आता है, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर के साइड p और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हालांकि इतना तुमसे कोई नहीं पूछने वाला है क्योंकि ये चीज़ कहीं गिवन नहीं है एनसीईआरटी वगैरह में, ठीक है, लेकिन फिर भी एज अ फैक्ट पता होना चाहिए क्योंकि sp3d में ये पूछा सकता है कि जब अगर कोई कॉम्प्रिहेंशन में जेई एडवांस के पेपर में ये सब पूछा सकता है, नीट में तो पूछेगा भी नहीं, कॉम्प्रिहेंशन में पूछ सकता है कि sp3d ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन बनाएगा कि sp2 प्लस d प्लस p में ब्रेक होता है, ठीक है। इसके दो शेप्स पॉसिबल होते हैं, एक टीवीपी और एक स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो अगर स्क्वायर प्लेनर बन रहा है तो इसमें कौन सा डी का ऑर्बिटल यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो उस समय तुम्हारे पास दो ऑप्शन होगा, चाहे तो उस पूरे पैसेज को पढ़ के तुम थोड़ा सा वहाँ पे अपने दिमाग अप्लाई करो और वहाँ पे उस हिसाब से सोच के आंसर दे दो, या फिर पहले से तुमको अगर पता है कि चलो यहाँ पे डी एक्स वाई स्क्वायर यूज हो रहा है तो एक्स वाई स्क्वायर टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये था। चलो अब आज का क्लास में हम लोग को पढ़ना था, सबसे पहले तो फ्लेम टेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई फ्लेम टेस्ट के बारे में कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। तुम लोग फ्लेम टेस्ट किया हो क्या स्कूल में? सर नहीं। स्कूल करे कहाँ है? अच्छा, वैसे ये फ्लेम टेस्ट 11 में नहीं है शायद, हाँ 11 में तो आएगा, सॉल्ट में तो आता ही है, 10th में भी स्कूल में दिखाते ही है वैसे, अगर तुम लोग 10th में स्कूल गए होंगे तो। उस समय पता नहीं कोरोना था कि नहीं था, क्या हम लोग को तो पेन पेपर पे ही पढ़ना। तो क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग किसी भी फ्लेम के प्रेजेंस में एक एलिमेंट को लाएंगे या उसको जलाएंगे, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कलर रिलीज करता है, छोड़ता है, ठीक है। उसके छोड़ने का क्या रीजन हो सकता है, कोई गेस कर सकता है? अगर किसी को पता हो तो और बेटर।
एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, ठीक है। हाँ, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन इसका एक रीजन है, ठीक है। क्या होता है कि जब हम लोग किसी एक एलिमेंट को, मान लेते हैं अभी एस ब्लॉक पढ़ना, तो एस ब्लॉक के एक एलिमेंट सोडियम को हम लोग फ्लेम के पास लेके गए, ठीक है। तो सोडियम को जब हम लोग उसके पास लेके गए तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने वैलेंस शेल में लाई कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग इसको एनर्जी देते हैं फ्लेम के मदद से, ठीक है, ताकि ये एक्साइट हो जाए, ठीक है। एक्साइट होके एक हायर शेल वैल्यू पे जाएगा, ठीक है। अब जब हम लोग इसको थोड़ा सा फ्लेम से दूर करते हैं तो ये फिर से डी एक्साइट होके नीचे आता है। जब डी एक्साइट होके नीचे आता है तो एक फोटोन रिलीज करता है, ठीक है, और पर्टिकुलर वेवलेंथ। अगर ये फोटोन विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये कलर दे रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज फ्लेम टेस्ट। अब इसमें जो सवाल ये आता है कि यार हम लोग इसमें एनर्जी दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आयनाइज क्यों नहीं हो जा रहा है ना। ये एक सवाल जनरली लोगों को आता है, लेकिन आयनाइज करने के लिए हमें उसे -13.6 z² की वैल्यू की एनर्जी देनी होगी, ठीक है, ताकि ये उसके टोटल एनर्जी से एक्सीड करेगा तभी। लेकिन फ्लेम बहुत कम सोर्स ऑफ एनर्जी रखता है, ठीक है, उतना वो एनर्जी इम्पार्ट नहीं कर पाता। वो सिर्फ इतना एनर्जी इम्पार्ट करा पाता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एक्साइट डी एक्साइट करा दे। एक्साइट ही करा सकता है, मतलब डी एक्साइट तो खैर कूल से होता है, ठीक है, तो एक्साइट करा दे और उसको जैसे हम लोग थोड़ा सा भी पीछे लाएंगे फ्लेम से तो वो तुरंत डी एक्साइट कर जाएगा, ठीक है। दिस इज द फिनोमिना। और हो सकता है कि ये एनर्जी यूवी में भी आए या किसी स्पेक्ट्रम में भी लाई कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग को दिख रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया, ठीक है। दिस इज फ्लेम टेस्ट। अब मैक्सिमम केसेस में अगर तुमको पता है तो एक होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और एक होता है रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। इस बाहर वाले को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं और अंदर वाले को रिड्यूसिंग फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में जनरली में कंपाउंड का कलर अलग आता है, ठीक है। लेकिन एस ब्लॉक के केस में ऐसा नहीं होता, हम लोग बस एक नॉर्मल फ्लेम टेस्ट करते हैं, उसका हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग अलग कलर नहीं देखते, ठीक है। किसी कुछ कहना है? नहीं कहना, ठीक है। तो अब हम लोग का कलर याद रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि तुमसे अगर सॉल्ट का मान लो क्वेश्चन पूछा है, सॉल्ट एनालिसिस का, जो लोग भी जेई से बिलोंग कर रहे हैं वो लोग इसको सुनो। अगर तुमसे सॉल्ट का क्वेश्चन पूछता है तो तुम्हारा सॉल्ट में जो कटायन होगा बहुत ज़्यादा स्कोप है कि वो एस ब्लॉक का होगा, ठीक है। तो वो स्टार्ट ही ऐसे करेगा कि एक एलिमेंट का हमने फ्लेम टेस्ट किया और उसका फ्लेम टेस्ट रेड वॉलेट आ रहा है, ठीक है। मतलब इतना प्यार से नहीं लिखेगा, एक कहानी में लिखेगा कि उसको हमने फ्लेम में डाला, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, डी एक्साइट हुआ, जो भी हुआ कहानी बना के लिखा और उसमें रेड वॉलेट कलर आ गया, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे दिया, ठीक है। फिर कुछ बताया कि हमने सॉल्ट को इस मिक्सचर में डाला तो हमें कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन देखने को मिले, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन अनायन के बारे में, और फाइनली तुमसे पूछेगा कि इसका सॉल्ट कौन सा, ठीक है। तो चाहो तो तुम लोग इस केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे भी आंसर कर सकते हो या फिर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज देगा कटायन और अनायन का उसके बेसिस पे भी आंसर कर सकते हो। मतलब मोस्टली जैसा हम देखें उस हिसाब से जो केमिकल रिएक्शन देता है वो थोड़ा टफ देता है, ठीक है, वो गैस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी एक कटायन या अनायन के बारे में देता है उससे सॉल्व का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो अगर तुमसे जैसे यहाँ पे रेड वॉलेट कह रहा था, अभी थोड़ा देर के बाद तुमको पता चलेगा कि वो कौन सा कटायन देता है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ फ्लेम टेस्ट का नाम सुनते ही ये खुश नहीं हो जाना है कि चलो एस ब्लॉक का कटायन, एस ब्लॉक का कटायन है, जरूरी नहीं है, ठीक है। वो डी ब्लॉक का भी हो सकता है। जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ के फ्लेम टेस्ट के कलर्स भी बता देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एल्कली मेटल्स के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स के लिए एक है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम।
फ्रांसियम नहीं देता है, बहुत कॉमन सा रीजन है। क्या रीजन है? रेडियो एक्टिव। हाँ, रेडियो एक्टिव है। लिथियम का कलर होता है क्रिम्सन रेड। अब कोई इसको सिर्फ रेड मत बोलना, क्योंकि रेड बहुत तरीके का आता है। ब्लड रेड, क्रिम्सन रेड, कार्माइन रेड, रोजी रेड, बहुत सारे। तो इसलिए अब सिर्फ रेड एक तरीके का रेड नहीं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से ब्लू, थिनार्ड्स ब्लू, स्काई ब्लू, और भी बहुत तरीके का ब्लू होता है, अगर हम लोग केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्रिम्सन रेड। इसके बाद आता है हमारा सोडियम। सोडियम का कलर होता है गोल्डन, गोल्डन येलो, ठीक है। उसके बाद रुबीडियम का कलर होता है रेड वॉलेट। थोड़ा सा रेडिश और थोड़ा सा वॉयलेट, ठीक है। अच्छा सॉरी, पोटेशियम हो गया। पोटेशियम का कलर को क्या चाहेगा? वैसे पोटेशियम का वॉयलेट ही होता है, ठीक है। वॉयलेट ही होता है, उसको हम लोग लिलैक कहते हैं, लिलैक भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है रुबीडियम का। रुबीडियम का रेड वॉलेट, ठीक है। एंड सीजियम का ब्लू, ठीक है। ये है हमारा एल्कली मेटल्स का कलर। साथ ही साथ अब हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कलर देखेंगे। इसमें आता है हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो बताना चाहेगा बेरिलियम का कौन सा कलर आता है? नो कलर। मैग्नीशियम का? नो कलर। अच्छा, नो कलर का मतलब वो कलरलेस मत समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब वो कलर देता नहीं है। नहीं देने का कोई रीजन तो बता सकता हूँ? हाँ, एनर्जी एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी के लिए हम लोग को एनर्जी ज़्यादा देना पड़ रहा है। साइज भी छोटा है, एनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी की वजह से वो नहीं दे पाता, ठीक है। कैल्शियम, ब्रिक रेड, ब्रिक रेड, हाँ, लिक्विड रेड एक और आ गया। स्ट्रोंशियम, क्रिम्सन, और बेरियम, एप्पल ग्रीन। ठीक है। ये कलर है। तो आई होप कि तुम लोगों को ये चीज़ याद है, ठीक है। एंड अगर किसी को ये याद करने में तकलीफ आए तो वो हमको बोल सकता है, ठीक है। हम उसको उसका न्यूमोनिक्स बता देंगे, ठीक है, क्लास में बता देंगे। लेकिन एक बार पहले अगर खुद से कोशिश करना चाहो तो कोशिश कर सकते हो, और अगर न्यूमोनिक्स अभी जानना है तो अभी भी बोल सकते हैं, हम अभी भी बता सकते हैं, जैसा तुमको सही लगे। सर अभी बता दीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं, एल्कली मेटल्स का, ठीक है। तो हम पहले लिख देते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसलिए तुम लोग अभी अपने मन में उसको रीड करते जाना, ठीक है।
चलो तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिथियम, ठीक है। लिथियम का रंग क्या है? लाल, ठीक है। तो लिथियम लाल, लीला, ठीक है। अगला है सोडियम। तो सोडियम का जब हम लोग नाम लिखते हैं तो उसके स्टार्टिंग में हम लोग को दिख जाता है सोना, ठीक है। उसका कलर है गोल्डन येलो, ठीक है। समझ में आया? सोडियम के स्टार्टिंग में ही आता है सोना, सोडियम गोल्डन येलो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम, वी से वॉयलेट और लीला मतलब लिलाक, ठीक है। तो केवी की लीला निराली, ठीक है। एंड इसके बाद आता है रुबीडियम। रुबीडियम का ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है निमोनी, ठीक है। तो इसको बस हम लोग, एक कॉलेज होता है आरवी कॉलेज करके, अरे यार, ठीक है। तो इसका होता है आरवी कॉलेज करके एक कॉलेज होता है, तो उससे ही हम याद रखते हैं, ठीक है। आरवी, ठीक है। मतलब 3-4 बार बोलने के बाद हमको ध्यान में आ गया था कि रुबीडियम जब भी नाम आता है तो रुबीडियम क्योंकि आरवी है, तो आरवी को हम आरवी कर लिया था, ठीक है। रेड वॉलेट, ठीक है। और सीजियम, सीजियम के नाम में ही सी आता है, और सी कौन से कलर का होता है? ब्लू, ठीक है। तो ये एल्कली मेटल्स का, ताकि हम लोग फ्लेम टेस्ट का कलर याद रख सकें, ठीक है। फिर से हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। लिथियम के लिए ली ला मतलब लिथियम लाल। सोडियम के नाम के स्टार्टिंग में आता है सो मतलब सोना, तो उसका कलर क्या है? गोल्डन येलो। पोटेशियम, पोटेशियम में केवी की लीला निराली, ठीक है। बस ये लाइन भी याद रह जाएगा, केवी की लीला निराली तुमको याद आ जाएगा। के से पोटेशियम, वी से वॉलेट, लीला से लिलैक, ठीक है। बाकी चीजें ब्रैकेट में लिखा रहता है। आरबी से आरवी, ठीक है। रेड वॉलेट और सीजन के नाम में सी आता है, तो इसलिए उसे ब्लू, ठीक है। तो इससे तुमको एल्कली मेटल्स का नाम याद हो जाएगा। इसको नोट कर लो कम से कम, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको अगर तुम लोग नोट कर लियो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे ये बेरिलियम मैग्नीशियम का कोई कलर ही नहीं रहता है, ये तो पता ही नहीं। अब ये जो है कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, इसका न्यूमोनिक एक्चुअली कुछ है तो, लेकिन हम बताना नहीं चाह रहे, ठीक है। तो इसलिए इसको रहने दो, इसको तुम लोग अपने से याद रखना, ठीक है। और बेरियम का होता है बागजी, ठीक है। जैसे ही बेरियम आ जाता है तो मेरा फेवरेट था, बेरियम जैसे याद आता था तो बागजी, बागजी के बेरियम एप्पल ग्रीन, ठीक है। बागजी, ठीक है। तो इसीलिए तो तो इसका न्यूमोनिक ये है, ठीक है। कैल्शियम और स्ट्रोंशियम को ब्लड के ऊपर छोड़ रहा है, इसको ध्यान में अपने हिसाब से रखना। हालांकि दोनों रेड होता है, एक बस ब्रिक होता है और एक क्रिम्सन होता है, ठीक है। और कुछ आसान सा अगर हम बताना चाहें तो तो एक तरीका है जिसको अभी अभी हमको दिख रहा है, अगर तुम लोग चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज खुद से इसके लिए कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो कैल्शियम सी से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सी आता है, ठीक है। मतलब क्रिम्सन यहाँ पे आता है एंड इसका रेड होता है, ठीक है, ठीक है। डायगोनल, अगर तुम लोगों को ये यूजफुल लगे तो इसको नोट करना, अदरवाइज इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये हालांकि हम बोलेंगे मैक्सिमम चीज़ अगर तुम लोग निमोनिक से मदद से याद रखोगे तो लंबे टाइम तक याद होगा, क्योंकि पोटेशियम ऑक्सीडेंट हम लोग को याद ऐसे किसी को नहीं रहता कि वॉलेट वेट होता है, ठीक है। और उसको लिलैक बोलते हैं तो किसी को याद नहीं रहता, ठीक है। तो लेकिन ये लाइन तो बहुत डेफिनेटली याद रहेगा, केवी की लिखा निराली है, ठीक है। क्योंकि तुम जिंदगी में मतलब अभी से 2 दिन के अंदर भी 3 बार केवी का नाम सुनोगे, केंद्रीय विद्यालय में ये हुआ वो हुआ। जब भी केवी सुनोगे तुम्हारे दिमाग में अच्छा केवी केवी निराली है। तो के से पोटेशियम, वी से वॉलेट, लीला से लिलैक, ठीक है। ये तुमको याद आते रहे, ठीक है। जैसे एक फ्लेम टेस्ट होता है, ये डी ब्लॉक में पढ़ाएंगे, ठीक है। वो फ्लेम टेस्ट नहीं होता, बेसिकली वो राख मतलब एश टेस्ट होता है, ठीक है।
ऐश किसी चीज का, ठीक है। तो उसमें एक जो सबसे पहला निमोनिक है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग निमोनिक है, उसका निमोनिक है जैसे आलिया ब्लू थी, ठीक है, तो उसमें से एक ऐश होता है Al2O3.COO, ठीक है, इसका कलर होता है फिनार्ड ब्लू, ठीक है। तो अब तुमको हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये है, उसको याद कर लो, ऐसे और 5 आते हैं, ठीक है, तो इसको याद कर लो, या तो तुम हम बोल सकते हैं आलिया ब्लू थी, ठीक है। तो आलिया से हमेशा याद आता था कि ये जो कंपाउंड है ये अल्मीनियम का कंपाउंड है, ठीक है, और अल्मीनियम का कंपाउंड है, और जो ऐश बनता है वो कोबाल्ट का बनता है, कोबाल्ट ऑक्साइड का, तो मतलब COO तो आना ही, ठीक है। तो आलिया ब्लू थी, तो ब्लू, इसका कलर ब्लू, और थी से फिनार्ड, कौन सा ब्लू, तो फिनार्ड ब्लू, ठीक है। ये जो निमोनिक्स बना हुआ है ये बहुत ज्यादा सोच के कोई बनाया है, तो इसको एज इट इज यूज करने का कोशिश करना, मतलब हम तो बता ही देंगे, तो यूज करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली सोचते हैं कि बिना निमोनिक्स के याद रख लेते हैं, लेकिन फिर वो उनको आखिरी के 3 महीने में पता चलता है कि आखिर के 3 महीने में फिर वो निमोनिक्स याद करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगा कि अगर तुम लोग, जैसे अभी हम ये बताएं, तुम अगर अगले 1 हफ्ते के अंदर दिन में कम से कम 2 बार बापजी बापजी नहीं बोलोगे, तुमको पता नहीं चलेगा बापजी क्या है, ठीक है। और लास्ट के 3 महीने में उसको याद करोगे, तुम्हारे पास बहुत सारे निमोनिक का लिस्ट बन जाएगा, ठीक है, और फिर वो तुमको ध्यान नहीं रहेगा कि कौन सा लिरिक्स किस चीज के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे जैसे सीक्वेंस में बताते जा रहे हैं उस सीक्वेंस में याद रखते जाओ अभी से, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, तुम लोग बाकी क्लास में कैमरा ऑन करते हो क्या? नो सर। नहीं। नो सर। टीचर कैमरा ऑन करते हैं क्या? यस सर। ठीक है, तुम लोग करोगे तो हम भी कर देंगे, तुम लोग नहीं करोगे तो हम भी करेंगे। हाँ, तुम लोग नहीं किए हो, ठीक है, हम भी नहीं करेंगे। चलो, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्योंकि तुम लोग एस ब्लॉक क्लास 11th में था, इसलिए आई होप कुछ लोगों को पता हो, तो कोई इसके बारे में कुछ अगर रोशनी डालना चाहे इस पर तो डाल सकता सर ये ब्लू कलर जो इम्पार्ट कर होता है ना। है। चलो हम बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। अह, देखो, जो अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन होता है, अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज कि अगर हम लोग किसी एस ब्लॉक के मेटल को अमोनिया के सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, अमोनिया NH3 होता है, ठीक है, इसमें हम लोग सपोज सोडियम डाल दें, ठीक है, कोई भी एस ब्लॉक का मेटल डाले, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ रिएक्शन करेगा, ठीक है, कुछ रिएक्शन करेगा और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन फ्री करे, अच्छा इलेक्ट्रॉन छोड़, जब हम लोग इसको इसमें डाल देंगे तो फाइनली क्या होगा कि हमारे पास इस जो पूरे के पूरे सोल्यूशन का कलर होगा ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन का कलर ब्लू हो गया, ठीक है। अब कोई चीज कलर कब इम्पार्ट करता है, कोई चीज कलर कब इम्पार्ट करता है, तो इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है, ठीक है। वो चीज क्या, क्या वो चीज एटम है, तो एटम तब इम्पार्ट करता है जब हम उसको एनर्जी देते हैं, तो एक्साइड डीएक्साइड तो फेल होता है तब वो करता है। तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन तब करता है, सोल्यूशन करने का बहुत सारा केसेस हो सकता है, अभी हम उसका बड़ा बड़ा नाम नहीं लेंगे अदरवाइज तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। तो उसमें से एक तरीका तब होता है जब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो सोल्यूशन में फ्री घूमने लगे, ठीक है। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में फ्री घूमने लगेगा तो वो सोल्यूशन कलर इम्पार्ट करेगा, ठीक है।
और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर किसी को बस नाम जानना है तो हम नाम भी बता सकते हैं ताकि तुम लोग ध्यान में रखो। एक होता है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, ये खैर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्सक्लूसिव आता है। और एक होता है मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, फिर डीडी ट्रांजिशन भी एक के साथ है। ये सारे होते हैं, बट अभी इसको नोट मत करो, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन और बढ़ेगा। अभी बस इस पे फोकस करो। तो यहाँ पे एक कलर आया, कौन सा कलर? ब्लू कलर। ब्लू कलर क्यों आया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। कहाँ पे? इस पूरे के पूरे सोल्यूशन में, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ये फिजिकल चेंज था या केमिकल चेंज था? तो एक केमिकल चेंज, यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ। क्या रिएक्शन हुआ? तो रिएक्शन कुछ ऐसा हुआ कि हमने सोडियम को अमोनिया में डाला, ठीक है, और फॉर्मेशन हो गया एक कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 2x, ठीक है। ये एज इट इज तुमको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ ये कोई नहीं सोचेगा कि x क्यों y क्यों नहीं, जैसा लिख रहा है बस वैसे याद रखना, ठीक है। ये आ गया कलर। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, सर चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स पे जाके सिर्फ सोडियम का टाइम पे जाएगा? नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इंटरनल टोटल चार्ज होता है, ठीक है, दैट इज द चार्ज ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सोडियम पे चार्ज क्या है? +1, ठीक है, और NH3 का चार्ज क्या होता है? 0। तो टोटल चार्ज क्या होगा? +1, तो इस पे आया +1, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना है? -1, और यहाँ पे इसका चार्ज 0, 0 इंटू एक्स 0, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना आ गया? -1, ठीक है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इज द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज आ रहा है, कलर आ रहा है। और कौन सा कलर आ रहा है? तो ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तो हमने सोडियम के बारे में पूछा। कोई बोल सकता है कि अगर कोई और मेटल लेंगे तो क्या होगा? तो इस सोडियम को हटा दो और यहाँ पे एक कोई भी जनरल मेटल ले लो, एम, ठीक है। तो यहाँ पे भी एम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चार्ज का खेल होगा कि अगर यहाँ पे एस एल्कली मेटल है तब तो ये रिएक्शन सब सही चल जाएगा। लेकिन अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो यहाँ पे जैसे 2+ का चार्ज आएगा, तो यहाँ पे 2+ का चार्ज आएगा, और यहाँ पे ये होल्ड ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तुमसे इतना कभी ऐसे करवाना चाहिए, एडवांस में करवा सकता है, क्योंकि एडवांस से तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए यहाँ पे हम लोग सोडियम ही लिख कर काम चला रहे हैं, ठीक है। ये है। अब अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखना चाहें, ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका और भी ज्यादा खूबसूरत होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग को पता चलता है कि इतना ज्यादा अनस्टेबल क्यों, ठीक है। और अगर तुम लोग अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके होते तो तुम लोग इस चीज को और ज्यादा अप्रिशिएट कर पाते, ठीक है। एटलीस्ट ये दिख रहा है, ये NH3 है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन और ये NH3 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन डेल पॉजिटिव से भी अट्रैक्टेड है, ठीक है। अब अब इस चीज को छोड़ो, मतलब ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब तुम लोग फोकस करो इस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, क्योंकि कलर भी यही दे रहा है, ठीक है, और जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज का रिस्पॉन्सिबल है वो यही है, ठीक है।
अब कोई हमको बता सकता है कि NH3 चीज क्या है, मतलब एसिड है या बेस है? एसिड। एसिड। NH3 कब से एसिड हो गया? फिर बेस है। NH3 तो बेस होता है। अमोनियम का जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना NH4OH। NH3 जब वाटर में जाता है तो NH4OH बनता है, ऐसे इक्विलिब्रियम में बनता है। इसका कोई, तुम लोग आयनिक पढ़ चुके हो तो इसका कोई हमको ये बता सकता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁻5 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में गिवन होता है, लेकिन कभी कभी एक एक या दो बार जे एडवांस में क्वेश्चन आया था, उसमें ये गिवन नहीं था। और साथ ही साथ इसका CH3COOH का, ये CH3CO माइनस, ओ सॉरी ये नहीं होता है, ये नहीं होता। हम चेक करके बता देंगे, ठीक है। लेकिन NH3 और CH3COH का जो Ka और Kb वैल्यूज होता है उसको ध्यान रखना, ठीक है। एक दो बार क्वेश्चन आया था, मतलब एक ही बार क्वेश्चन आया था जिसमें दोनों का ही नहीं गिवन था और दोनों का सेम होता है वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए उसको ध्यान एक बार सर्च करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जहाँ पे भी तुम लोग को आयनिक पढ़ाएगा, ठीक है। और नहीं मिले तो हमसे पूछ लेना, बता देंगे थोड़ा सा। खैर, NH3 एक बेस होता है, ठीक है। वो तो हम लोग को दिख ही गया, NH3 + H2O NH4OH + H2, ठीक है। तो वो बेस है। अब क्योंकि NH3 बेस है तो ये H+ रिलीज नहीं कर सकता, मतलब NH3 NH2 माइनस प्लस H+ रिलीज नहीं कर सकता। लेकिन अब इस हाइड्रोजन को देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन के साथ ज्यादा खुश रहने के बजाय इस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा खुश रह सकता है, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास छोड़ेगा, सॉरी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में, ये अपने यहाँ पे ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जिंदगी में इतना ज्यादा खुश रहेगा, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन सब खुद था, लेकिन अभी इसमें शेयरिंग है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का अपना बॉन्ड ब्रेक करना ही चाह रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि NH3 एक बेस है, NH3 हाइड्रोजन को जाने नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसी की वजह से ये जो पूरा का पूरा मीडियम होता है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इतना ज्यादा अनस्टेबल कि हाथ डालो हाथ ना निकले, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से एसिड डालो और एसिड ना निकले, या कोई कंपाउंड डालो तो उसको ऑक्सीडाइज कर दो और रिड्यूस कर दो, और इसीलिए ये कंपाउंड बनता है बर्च रिडक्शन, ठीक है। नाम नोट कर लो बस। बर्च रिडक्शन एक टाइप का रिडक्शन होता है जिसमें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया को यूज किया जाता है, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। और उसका रिड्यूसिंग एजेंट का रीजन ये होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का जो रिलेशन होता है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे को अपोज कर देते हैं, ठीक है। समझ में? किसी को कोई दिक्कत? लेकिन सर बुक में तो था कि अगर सर 3 मोलर से ऊपर जाएंगे तो फिर कॉपर ब्रॉन्ज हो जाएगा कलर। अरे वहां तक पहुंचने दो, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो ये तो बताओ। नो सर। किसी और को कोई दिक्कत तो पूछ सकता है, या नहीं समझ में आया तो भी पूछ सकता है। देखो नहीं समझ में आने का मतलब होता है इस तरह एक और बार रिपीट कर लीजिए, बस यही मतलब होता है, ठीक है। अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है तो तुम लिटरली मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो या मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि ये चीज हमको अपने पहले बार में तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। मेरे जो टीचर थे वो अगर हमको ऐसे समझाते तो हमको तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। वो हमको तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एग्जाम्पल देके समझाते, ठीक है। मतलब हमको क्या पूरे क्लास को तारक मेहता के उल्टा चश्मा में इलेक्ट्रॉन ये है, हाइड्रोजन ये है और नाइट्रोजन ये है, तब हम लोग को जाके समझ में आता अच्छा ये हो रहा है, अब कुछ समझ में आ रहा है। फिर हम लोग समझ में आता अच्छा इसका लॉजिक ऐसे, ठीक है। तो क्या तुम लोग को अभी एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं कि तुम लोग को एक बार में लॉजिक समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बर्च रिडक्शन, या फिर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, या फिर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें कुछ
फैक्ट्स। फैक्ट्स कैसे फैक्ट्स? तो फैक्ट्स ऐसे कि सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सोल्यूशन है ये इसका मैग्नेटिज्म कैसा है, मतलब पैराडाई या फेरो, एनी गेसेस? पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। रीजन लिखिए, अनपेयर्ड अमोनिया। अनपेयर्ड नहीं लिख सकते, मतलब अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन लिखते हैं ऐसे, तो अनपेयर्ड ही है। मतलब अनपेयर्ड, अनपेयर्ड और पेयर्ड का सेंस कब बनता है? जब वो किसी ऑर्बिटल के अंदर हो, ठीक है, लेकिन ये ऑर्बिटल के अंदर थोड़ी है, तो सॉल्यूशन में फ्री घूम रहा है। ठीक है, इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिखाएगा, एंड कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये देता है, मतलब अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन देता है। सारे एस ब्लॉक या कुछ नहीं, नहीं भी ऐसा है। तो सारे तो देते हैं लेकिन एक्सेप्शन है। कौन से? बेरिलियम और मैग्नीशियम, यही बोलना चाह रहे थे। बेरिलियम और मैग्नीशियम अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन नहीं देता, मतलब ब्लू कलर नहीं आता है। कारण हाई हाई एनर्जी, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है किसका? ये इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम का। यस। तो सोडियम से आ रहा है, मतलब मेटल से आ रहा है, तो कहाँ से आएगा? बेरिलियम से आएगा। बेरिलियम से आएगा तो आ ही नहीं पाएगा, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी इतना ज्यादा। अच्छा, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे क्यों रहा है, ये भी तो हम पूछ सकते हैं। क्योंकि वो मेटल, देना उसका काम है। ठीक है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अगर इसको एनर्जी के बेसिस पे समझना चाहिए तो ये और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। NH3 का सोल्यूशन सोडियम को कुछ एनर्जी प्रोवाइड कराता है, उस एनर्जी को सोडियम लेके अपना इलेक्ट्रॉन यूज करता है, और जो पूरा होल जो इसका सिस्टम बनता है उस एनर्जी की वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज कर देता है, जिसके वजह से जो नेट एनर्जी है वो सिस्टम से बाहर निकली है। और अगर नेट एनर्जी सिस्टम से बाहर निकली है तो सिस्टम जो है और ज्यादा स्टेबल हुआ है, इसीलिए ये रिएक्शन आगे गया। ठीक है, तो ये हो गया अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का खेल। अभी और कुछ कहानी सुनो। ठीक है, अब एक फैक्ट आता है कि एक लाइन लिखा है CRT। ठीक है, अगर हम लोग अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के सोल्यूशन को काफी देर तक छोड़ देंगे, ठीक है, काफी देर तक छोड़ देंगे तो क्या होगा? या फिर इसको हम लोग ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको तो हम लोग लिखिए स्टैंडिंग, मतलब ये सोल्यूशन बहुत देर से स्टैंड कर रहा है। ठीक है, कलर फेड हो जाएगा। कलर फेड हो जाएगा, तो देखो। अब दूसरा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि वार्मिंग। ठीक है, वार्मिंग क्यों लिख सकते हैं? सोल्यूशन को इसमें एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में छोड़ा, एटमॉस्फेयर का कुछ गर्मी दिया, वार्म हुआ, या फिर उसके सोल्यूशन को हमने किसी बीकर के में डाला और हल्का सा वार्म अप कर दिया। ठीक है, तो दोनों के केस में चीज सेम होता है। ठीक है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का जो कलर है वो फेड आउट हो जाता है। ठीक है, एंड फेड आउट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोजन लिबरेट हो। हाइड्रोजन लिबरेट हो जाता है, और हाइड्रोजन लिबरेट भी होता है, और साथ साथ एक अमाइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम लोग सोडियम का ही अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ले लें, मतलब NH2-। हाँ, हमको भी बोलने दो, मतलब जब पूछे तब बताया करो। ठीक है, अच्छी बात है, तुमको और पता है। सर स्टैंडिंग वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, देखो बेसिकली क्या है, मान लो कि तुम अमोनिया का सॉल्यूशन हमने बनाया, मतलब अमोनिएटेड NH3 और सोडियम मेटल का। ठीक है, हमने बनाया। ठीक है, बनाने के बाद हमने इसे थोड़ा देर छोड़ दिया,
मतलब कुछ नहीं किया, उसे बस बना के छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हुआ स्टैंडिंग। स्टैंडिंग के समय क्या होता है कि ये जो सोल्यूशन है ये एटमोसफेयर की थोड़ा सा एनर्जी ले लेता है, ठीक है। कॉमन से बात है, मान लो तुम्हारा बॉटल है, ऐसे एटमोसफेयर में छोड़ दोगे बिना एसी कूलर के रूम में, तो गर्म हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये सोल्यूशन गर्म हो गया। या फिर तुम उसको क्या करो कि वार्म कर दो, ठीक है। तो दोनों केस में सेम रिजल्ट आएगा। सेम रिजल्ट क्या है कि ब्लू कलर थोड़ा फेड आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, ब्लू कलर फेड आउट हो जाएगा। एंड इसके साथ एक फिनोमेना देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हाइड्रो क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकल रहा है एंड साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है अमाइड का, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास NH3 और सोडियम का ही सोल्यूशन है, ठीक है। तो स्टैंडिंग के बाद क्या होगा, पहले तो हमने इसको मिलाया, ठीक है। तो मिलाने के बाद क्या बना, मिलाने के बाद हमारे पास बना NaNH3X और इलेक्ट्रॉन NH3X, ठीक है। अब हमने इसको स्टैंड कर दिया, ठीक है। स्टैंड करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ NaNH2 का और H2 गैस रिलीज हो गया, ठीक है। ये जो NaNH2 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ये लिटरली यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब तुम्हारा पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा पूरा 11th का कोर्स खत्म हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एडवांस और मेन से पेपर में, जो ऐसा कहेगा, नीट में नहीं आएगा, एडवांस और मेन से पेपर में आएगा, ये कहेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज बीइंग इवॉल्व्ड। और तुम्हारे पास चार अलग अलग चैप्टर में चार अलग अलग रिएक्शन है, ठीक है। और तुमको उसमें से आइडेंटिफाई करना होगा। या फिर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि अगर हम लोग को हाइड्रोजन यहाँ से मिल रहा है तो मतलब कि यहाँ से एक नेसेंट हाइड्रोजन निकला होगा, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब तुमको समझ में आता होगा, नेसेंट हाइड्रोजन मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन, अभी अभी बस नवजात, मतलब अभी अभी बस पैदा हुआ, ठीक है। मतलब पूरे सिस्टम में से अभी अभी बस निकला है, ठीक है। इस नेसेंट हाइड्रोजन को कभी हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, मतलब लैब से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। बस ये रिएक्शन में, और अगर यहाँ पे नीसेंट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। मतलब जब हम लोग NaNH3 को वार्म या स्टैंड करते हैं तो नेसेंट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, जो किसी भी चीज को रिड्यूस कर सकता है। बेसिकली बेंजीन बेंजीन का जो रिंग्स होता है थोड़ा सा तो तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो उसको रिड्यूस कर देता है, इसीलिए मैंने इसका नाम भी तुम लोगों को बताया था, इसका नाम होता है बर्च रिडक्शन। अगर तुम लोग को इसके एकदम डीप में जाना, एकदम डीप में, तो रीजन ये होता है कि क्यों ये इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा ये कर पा रहा है, ठीक है। क्योंकि स्टैंड करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, और जो भी चीज तुम्हारे पूरे करिकुलम में जो भी चीज हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा वो नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज किया होगा, और नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज किया होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, ठीक है। ये होता है, ये वो वाले सवाल है जो मतलब बहुत सोचने के बाद बनते हैं, एंड ये एडवांस में आते हैं, मेंस में नहीं आएगा, नीट में भी नहीं आएगा। अगर नीट में किसी को समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस में किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, ठीक है। ये ठीक है। अब इसका हम लोग आखिरी रिएक्शन पढ़ेंगे। आखिरी रिएक्शन क्या है? तो आखिरी रिएक्शन ये कहता है कि जब कभी भी हम लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, मतलब इस अमोनिया अमोनिएटेड अमोनिएटेड सोल्यूशन का जब हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि जो ब्लू कलर है ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्राउन, ठीक है। ब्राउन या ब्रोंज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रोंज या ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये कन्वर्ट क्यों होगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट इसलिए होगा क्योंकि इसका जो पैरामैग्नेटिज्म है वो पूरे सोल्यूशन का वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और वो थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक हो जाएगा। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि एनसीईआरटी ऐसा कहता है, ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की कपलिंग हो जाती है, ठीक है। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन खाली घूम रहा था तो उसका कपलिंग हो गया, ठीक है। ये एक रीजन है जो एनसीईआरटी कहता है। और दूसरा रीजन, अगर तुम किसी मॉड्यूल को पढ़ोगे, जैसे तुम्हारे कोचिंग का अगर जैसे स्मार्टफोन से तुमको मॉड्यूल मिला हो, तुम उसको अगर पढ़ोगे तो वो कहेगा कि पैरामैग्नेटिज्म खत्म नहीं होता, पैरामैग्नेटिज्म घट जाता है। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि नहीं, ये डायामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है।
तो एग्जैक्ट टर्म्स में तुमसे कभी क्वेश्चन इतना कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं आएगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो क्योंकि मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज हो रहा है, तो वो डेफिनेटली पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और वो पूरा का पूरा डायमैग्नेटिक नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में लिख दिया कि वो डायमैग्नेटिक हो रहा है, तो एनसीईआरटी को चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के लिए तुमसे कभी भी एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि जब हम लोग कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक अभी भी है कि डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। अगर ऐसा आता है वो तुम्हारे फ्री विल पे, तुम जो करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि उसमें उस केस में क्या सही है वो हम नहीं बता सकते हैं अभी के हिसाब से। लेकिन हम अगर क्या करते हैं तो हम एनसीईआरटी के फैक्ट के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। हम उसमें लिख देते हैं कि वो डायमैग्नेटिक हो गया, लेकिन मॉड्यूल्स में जनरली लिखा रहता है कि पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज हुआ, ठीक है। और एनसीईआरटी में लिखा है कि वो डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। क्योंकि एक बहुत सॉलिड सा रीजन है, क्योंकि ये ब्लू से ब्रॉन्ज में जा रहा है या ब्राउन में जा रहा है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक तो अभी भी है, बस उसका ये डिक्रीज हुआ है अमाउंट। अगर डायमैग्नेटिक होता था तो पूरा का पूरा कलरलेस हो जाना चाहिए था, ठीक है। ये एक रीजन लोग कहते हैं, ठीक है। सर ये भी तो लेकिन कह सकते हैं कि मेटल आयन बढ़ गया तो उसका मेटालिक लस्टर आ गया। कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं हम ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं क्या। मतलब कहने के लिए कह सकते हैं, बट अगर किसी बुक में गिवन है तो ज्यादा अच्छे से कह सकते हैं, ठीक है। एक और चीज हम कहना चाह रहे थे कि लाइफ में मतलब अपने करिकुलम में ये मत समझना कि अगर कोई चीज डायमैग्नेटिक है तो वो कलरलेस ही होगा, ठीक है। या और इसका वाइस वर्सा तो बिल्कुल गलत है कि कोई चीज कलरलेस है तो वो डायमैग्नेटिक ही होगा, ठीक है। ये गलत कंफ्यूजन, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, मॉड्यूल हमें कुछ और कहेंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे डायमैग्नेटिक के साथ, ठीक है। ये फैक्ट यहाँ पे आज तुम लोगों का खत्म हुआ अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन का पूरा कहानी, ठीक है। अभी मेरा क्लास है इसलिए हमको लीव करना होगा, ठीक है। अगर तुम लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, आज का क्लास काफी छोटा हुआ, ठीक है। फ्लेम सिर्फ दो ही टॉपिक्स खत्म होता है, फ्लेम टेस्ट एंड अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगले लेक्चर में मतलब अगले वीक तुम्हारा एस ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कुछ अभी पूछना चाहते हो तो पूछ सकता है। अच्छा, सर आप बोले थे कि नोट्स भेजेंगे अपना, तो हाँ हम नोट्स भेजेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नोट्स हम पता है क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम ऐसा ऑब्जर्व किए थे या फिर बच्चों से पूछे थे, एक मिनट रुको। तो वो लोग क्या करने लगे थे कुछ टाइम के बाद कि वो लोग नोट्स बनाना ही छोड़ दिए, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम जब चैप्टर चल रहा है तो नोट्स बना लिया करो, क्योंकि तुम्हारे नोट्स तुम्हारे हैं, ठीक है। और उसको कस्टमाइज करने का तरीका हम लेक्चर 1 में बता चुके हैं, ठीक है। तो मेरा नोट मेरे हिसाब से कस्टमाइज है, ठीक है। तो बहुत लोग थोड़ा सा आलस में आ जाते हैं, बोलते हैं कि क्या यार मतलब फॉर्म नोट्स बनाए, बाद में देखा जाएगा, सर तो भेज ही रहे। तो इसीलिए हम नहीं भेज रहे कि कम से कम तुम लोग पहले बनाओ, ठीक है। चैप्टर एंड होगा तो हम भेज देंगे, और उसके बाद तुम्हारे पास एक वीक टाइम होगा ताकि तुम उसको देख और मिला लो, कस्टमाइज कर लो अपने अकॉर्डिंग पूरे के पूरे तरीके से, ठीक है। तो जब तक चैप्टर एंड नहीं होगा तब तक हम नहीं भेजते, ठीक है। अच्छा सर पी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो 11 12 का एक साथ? पहले तो 12 से स्टार्ट करेंगे जो ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट है, फिर इस पे 11। सर लास्ट क्लास का पीडीएफ भेज दीजिएगा। नहीं हम एक ही साथ पूरा भेजेंगे, मतलब पूरा चैप्टर एक साथ भेजेंगे, क्योंकि जैसे मेरे नोट्स में ऐसे कोई सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया गया, जैसे फ्लेम टेस्ट कहीं पे लिखा हुआ है, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन कहीं पे लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज कहीं पे लिखा हुआ है, और उसका उसमें हम भी अपना कुछ एड ऑन्स किए हैं, तो इसीलिए तुमको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए हम पूरा वेट करेंगे पूरा चैप्टर हो जाए तब तुमको बता देंगे, ठीक है। पूरा एक साथ भेज देंगे। तो सर जो कल हुआ था वो वाला तो भेज सकते हैं ना? वही बता रहे मेरे भाई, जैसे मेरे नोट्स में हर चीज अलग अलग जगह लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। मतलब एक चीज पेज 1 पे, एक चीज पेज 2 पे ऐसे नहीं लिखा हुआ है, अलग अलग जगह लिखा हुआ है। तो हम पूरा एस ब्लॉक का एक साथ ही तुमको भेज देंगे, मतलब पूरा एस ब्लॉक खत्म हुआ, वो नोट्स तुमको चला गया। अच्छा तुम लोग को अगर आज ही नोट चाहिए बोले तो हम भेज सकते हैं, हमको कोई इशू नहीं। आज ही चाहिए या फिर नेक्स्ट वीक चाहिए? सर भेज दीजिए अभी आप। ठीक है, तो एस ब्लॉक का पूरा नोट तुम लोग भेज देंगे। अभी तुम लोग के लिए एक काम है, होमवर्क है, कम से कम एनसीईआरटी रीड कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करो,
मेरे नोट्स पढ़ने से पहले आई बिलीव कि तुम लोगों को एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेना चाहिए, जितना टॉपिक्स हम पढ़ा है अभी तक, ठीक है, उन टॉपिक्स को पढ़ लो तो तुमको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। साथ ही साथ तुम्हारे मॉड्यूल, अगर तुम मॉड्यूल मिल चुका है, नो सर, ऑनलाइन फॉर्मेट में। मॉड्यूल है सर, हार्ड कॉपी मेरे पास। मतलब जिसके पास जिस कॉपी फॉर्म में, अगर तुमको ऑनलाइन फॉर्म में मिला है तो ऑफलाइन फॉर्म के लिए पूछो कि कब मिलेगा, और मतलब ले लो जाके, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है। और अगर जैसे नहीं मिला है तो ऑनलाइन अभी तो सॉल्व करना ही है, तो अपना मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका भी तुम लोगों को पहले क्लास में बता दिया गया, ठीक है। आज क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.